यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का जो जीएस पेपर फर्स्ट है वो हो चुका है सुबह की पारी में। और उस पेपर को हम देखने वाले हैं कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो टॉपिक्स है वो रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती है। यही होता है जीएस के पेपर आपके उनके अंदर। और हम इसके अंदर है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही जियोग्राफी को भी हम साथ ही हम यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी और हमारा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक भी सब्जेक्ट भी है। तो ये हमारे सब्जेक्ट है जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर। आप सबको पता ही होगा कि आपका 3 घंटे का पेपर है और आपका 250 अंक का ये पेपर था। आज सुबह की पारी में हुआ है और अब शाम की पारी में दोपहर के बाद जो पेपर होगा वो होगा जीएस पेपर सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यूपीएससी सीएससी मैथ्स जीएस पेपर फर्स्ट की 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पीवाईक्यू है वो एनालाइज किए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप ये पूरी क्लास है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। और पीडीएफ भी वहाँ पर टेलीग्राम पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा करें। आप सबको ये भी पता होगा कि आपके जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 150 शब्दों में होते हैं और अगले 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपको 250 शब्दों के अंदर लिखने होते हैं। इनके आपके 10 अंक होते हैं और उनके 15। तो ये आपको पता ही होगा, छोटी छोटी बातें। तो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया एंशिएंट से, जैसे हमेशा से पूछता रहा है। तो ये क्वेश्चन था हड़प्पा कालीन वास्तुकला से, डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हार्ड था, क्योंकि हम हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं उसमें ही जो तीसरा चैप्टर है वो हमारा क्या है, हड़प्पा कालीन वास्तुकला से। तो और आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है तो हम आसानी से इसे 150 शब्दों में लिख सकते हैं। और आंसर राइटिंग के बारे में अब यहाँ पे साथ में जिक्र कर लेते हैं। आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताओ कि आप अगर आंसर लिख रहे हो तो हम लगभग 753 का जो रूल है हमारा आंसर राइटिंग के लिए वो अपनाते हैं। यानी 7 मिनट लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, लिखने में। और 5 जो है हम वहाँ पर की पॉइंट लिखते हैं और 3 वो डिफरेंट परस्पेक्टिव में हम एलिब्रेट करते हैं की पॉइंट के साथ। तो वो आपका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, जिसमें आपको 7 मिनट ही मिलते हैं लगभग। और आपको ये भी पता होगा कि हम सबसे पहले आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें हम जो आंसर है हमारा इंट्रो लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट, जो हमारे उत्तर का बॉडी पार्ट है। और तीसरा हम लिखते हैं कंक्लूजन भी लिखना होता है, कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए आंसर राइटिंग में। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये साथ में पता चलेगा कि हम ऐसे आंसर राइटिंग करते हैं। 753 रूल, इंट्रो और मेन पार्ट और आपका कंक्लूजन, ये आपका आंसर में होता है। क्योंकि हम साथ साथ में डिस्कशन करने वाले, हम यहाँ पे मॉडल आंसर नहीं देखें बट थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपका हड़प्पा कालीन वास्तुकला से शेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा आपका अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। अब ये अकबर मध्यकालीन भारत से, मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये भी हम कह सकते हैं कि एक मॉडरेट क्वेश्चन है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये आपका एंशिएंट से, ये मेडिवल से पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो ये है मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। ये चंदेल कला से पूछ लिया। अब जो हम ये कह सकते हैं ये मध्यकालीन भारत से आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब ये 3 क्वेश्चन पूछे गए और इसे ही आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे जो धार्मिक रिलीजन्स समन्वयता के बारे में पूछ लिया, और यहाँ पे जो मूर्तिकारों के बारे में पूछ लिया चंदेल काल के शासनकाल में। और ऐसे ही इस थीम पर ऐसे क्वेश्चन मूर्ति से रिलेटेड जो काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप पीडीएफ उठाकर देखना पहले वाली, तो वहां पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम ये नहीं कह सकते जो 3 क्वेश्चन पूछे आप इन्हें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मेडिवल के साथ तीनों ही यहाँ पर मिक्स करके पूछा है। तो और हमेशा से ऐसा पूछता है, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नया है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से, एंशिएंट, मेडिवल और ये भी आपका मेडिवल से, तो आर्ट एंड कल्चर से कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, जो कि आपकी बेसिक एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं वहां से हम इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं और 150 शब्दों में लिखना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन और समुद्र सतह में बढ़ती कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये पूछा है आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। अब जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड आप पीवाईक्यू उठाकर देखना पहले वाले, वहां पे कितने क्वेश्चन पूछे क्लाइमेट चेंज से पता ही नहीं। और ये हम कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है जियोग्राफी का। तो ये पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का। और साथ में यहाँ पे आप सबको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो लेट करके दे रहा है जियोग्राफी में,
वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं वहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके आउटसाइड से कहीं भी क्वेश्चन कोई नहीं आता है। नेक्स्ट है गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। जो नॉन फार्मर प्राइमरी एक्टिविटी है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को तोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे गैर कृषि प्राथमिक गतिविधि ये लिखना है आपको, और जो ये नॉन फार्मिंग है जो भारत के अंदर भौगोलिक विशेषताओं को किस प्रकार संबंधित है और उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए। तो ये भी आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है जियोग्राफी में उससे है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो अब ये आपको पता है कि जो सतत विकास पर हमारा जो काफ़ी ज़्यादा हमारा जिक्र रहता है न्यूज़ के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, और आपकी जो सोलर एनर्जी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। तो क्वेश्चन आप इसे करंट अफेयर से भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। आपने जो 2024 का करंट अफेयर पढ़ा या 25 का मेंस के लिए, तो वहाँ से आपने सोलर एनर्जी को तो जरूर ही पढ़ा होगा, आपने देखा होगा अगर आपने पिछले करंट अफेयर पढ़े हैं तो ये भी आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन था, थोड़ा करंट अफेयर के साथ रिलेट करके दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी क्या है? वे कैसे और कहाँ बनती है? उनके परिणाम क्या है? उदाहरणों सहित समझाइए। अब क्वेश्चन को कितना तोड़ के आपको अच्छे से दिया गया कि सुनामी क्या है, कैसे कहाँ बनती है, उसके परिणाम क्या है, उदाहरणों सहित समझाइए। अब आसान सा क्वेश्चन है, ये कह सकते हो आपको 150 शब्दों के अंदर लिखना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ी है बेसिक से तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ये भी जियोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? अब जो स्मार्ट सिटी का हमारा जो हमारे आप क्वेश्चन देखना स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय है जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके साथ रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। ये है आपका जो कि सोसाइटी से, आपका जो इंडियन सोसाइटी वाला है उसके अंदर से आपका ये क्वेश्चन पूछा है। आपको ऐसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन देखने ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है और पेपर का ट्रेंड क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। अब ये सिविल सर्विस के बारे में पूछा है। अब सिविल सर्विस के बारे में पूछा है तो ये क्वेश्चन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर आपको मिलेगा। अब 1947 से पहले हमें पता है कि जो सिविल सेवा थी वो कैसे हमारे देश में स्टार्ट की थी, जो आईसीएस थी, अब हम इसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम बोलते हैं, ये आईसीएस थी, तो वो कैसे यहाँ पर एक राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक बनी और स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों। ये क्वेश्चन है आपका आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बीच में हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब ग्लोबलाइजेशन वाला आपके सिलेबस के अंदर अच्छे से दे रखा है, आपने देखा होगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है वैश्वीकरण से रिलेटेड, तो ये आपका क्वेश्चन है वो इंडियन सोसाइटी से पूछा गया ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ से 250 शब्दों में 250 वर्ड्स में लिखने हैं, 250 वर्ड्स में। आपको पता है जैसा मैंने बताया कि 10 नंबर तक आपको 150 में और 11 नंबर से आपके स्टार्ट होंगे 250 वर्ड में। अब ये क्वेश्चन आपका जो आधुनिक भारत है वहां से पूछा है। महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। अब ज्योतिराव फुले से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखना, आपको तो पिछले PYQ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका ये जो टॉपिक है यहाँ से रिलेट कर जाएगा आपका प्रीलिम्स में। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका आधुनिक भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में हार्ड लग सकता है। राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल के भारत में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपका जो है आधुनिक भारत से ही रिलेटेड है। राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका जो आपके हिस्ट्री के अंदर दिया गया है कि जो आपकी इकोनॉमी है, एजुकेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन थे, उस वो हमारी जो इंडिपेंडेंस थी उससे पहले के बारे में पूछा है, जो हमारा प्रारंभिक काल था हमारी
उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका अर्ली फेज था इंडिपेंडेंस का, उससे रिलेटेड आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन वो कैसे थे, क्या थे, वो पूछा गया यहाँ पे। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की बुक, तो वहाँ पर और प्लस में हम एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकालीन विषयों के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, इससे ज़्यादा आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका कोई लिंक नहीं है, मैंने आपको सिलेबस में अच्छे से समझाया था। तो ये पूछा है आपकी जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक ऐसे करके आपको A4 साइज पर आपको नोट बना लेने, हर टॉपिक के सिलेबस में दिए गए बस वही पढ़ना है, क्योंकि आपके सिर्फ मेंस एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पिछले 2013 से लेकर या 14 से लेकर आप PYQ देख लेना कितने क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो आपको इसका वेटेज पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए, वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। अभी ये क्वेश्चन आपका जो वर्ल्ड जियोग्राफी ऑफ फ्रांस से पूछा गया है, विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए और वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा यहाँ पे मेंस एग्जाम के अंदर। वैसे तो प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन मेंस में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप PYQ प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो हमारे जो स्थानीय और क्षेत्रीय हम योजनाएं बनाते हैं, तो चाहे वो यानी कृषि के अंदर हमारा ड्रोन का क्या प्रयोग कर सकते हैं हम कृषि के अंदर, जैसे या रोड बनाने में या कुछ भी हम पुल बनाने के लिए हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या हमारे ड्रोन है या GIS प्रणाली है, उसका हम कैसे यहाँ पे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। और आपके ड्रोन से रिलेटेड आपके प्रीलिम्स के भी अंदर पूछे गए थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, चाहे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ड्रोन्स हो, इनके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर था आई थिंक। तो उसमें पूछा था कि ड्रोन का किस किस में उपयोग कर सकते हैं, यानी खेती में या DNA टेस्ट के अंदर, ऐसे ऐसे 4-5 आपको ऑप्शन दे रखे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हमारी स्थानीय और क्षेत्रीय योजना में हम ड्रोन्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपका आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन है आपका, जो NCERT है आपकी 11th क्लास फिजिकल जियोग्राफी, उसके अंदर आप देखना कि जो आपका टेक्टोनिक प्लेट है उसके अंदर और जो महासागरीय और महाद्वीपों वाला चैप्टर है उसके अंदर आपका ये आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भूमि, मिट्टी, जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, जियोग्राफी से ही है। आपका 12th क्लास की NCERT पढ़ते हैं, उसमें हमारा जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर दे रखा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसके अंदर से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भूमि, मिट्टी, जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। अब क्वेश्चन को कितना ज्यादा जोड़ रखा है यहाँ पे, एक साथ इतने सारे टॉपिक ऐड कर रखे हैं, वो देखो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि आपको दे दिया कि जनसंख्या वितरण को समझाइए या जनसंख्या वितरण और घनत्व को समझाइए, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपके टॉपिक है वो ऐड कर रहा है एक साथ में, चाहे वो सोसाइटी को आपको जियोग्राफी के साथ ऐड कर देगा, हिस्ट्री को आपको सोसाइटी के साथ ऐड करके ऐसे ऐड कर रहा है, कनेक्ट करके दे रहा है क्वेश्चन को, और आपको तोड़कर देखना पड़ेगा। अब आपको इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको यहाँ पे गंगा नदी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, फिर जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में आपको, भूमि, मिट्टी, जल संसाधनों के बारे में, यहाँ पे गंगा नदी में क्या आपकी विशेषताएं हैं उनके बारे में पूरा आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं। भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी करंट अफेयर या न्यूज या बुक लिस्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि भारतीय अनुभव से आप अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। अब फास्ट फूड है उसके बारे में तो आप अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आजकल की यूथ है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर खाना कम और फास्ट फूड ज्यादा करे, तो वहां पर तरह तरह के जो रोग है वो भी बढ़ रहे हैं, और हमारे समाज के अंदर काफी सारी जो यूथ है उसके अंदर चिंताएं बढ़ रही है कि वो खाना ना खाकर फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने अनुभव को, जो भी आपका अनुभव लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है।
जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के अंदर हो चाहे जियोग्राफी के अंदर हो। अब यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे गरीब लोगों के जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हमें हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करना है तो हमें ये भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या हमारे जैसे एक गरीब देश के अंदर क्या इन जरूरतों के साथ टकराव नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं कि हम यहाँ पे विकास करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, फिर इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। तो उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम हमारे भारत के अंदर, ये आपका क्वेश्चन 19 नंबर। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्या भारत में जनजातीय विकास, दो ध्रुवीय विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार कीजिए। जो ट्राइबल्स है उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी आपका जियोग्राफी से ही है। तो हमने सारे 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पेपर है वो आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है कि आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस से पूछे गए, किस विषय से पूछे। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम ट्रेंड की बात करें कि किस सब्जेक्ट से किस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो जियोग्राफी से ही पूछे गए हैं, चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी। लगभग 9 से लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जियोग्राफी से आपके। और ऐसे ही 2020 के बाद से लगातार जियोग्राफी ही आपका कोर सब्जेक्ट है जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर। सेकंड आप ये कह सकते हो कि आपका सोसाइटी वाला पार्ट है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी हमेशा ही कोर रहता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड नंबर पे यहाँ पे पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन लगभग पूछे गए। तीसरा आपका हिस्ट्री, जिसके अंदर हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, वहाँ से लगभग आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपके यही क्वेश्चन रहे कि आपके एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कनेक्ट कर रखे हैं क्वेश्चन, सोसाइटी को यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है जियोग्राफी के साथ, तो वो अलग बात है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आपका ट्रेंड है। और आपका पेपर का जो मीडियम है वो ये कह सकते हो कि मिडल है आपका, ना तो ज़्यादा हार्ड है पेपर और ना ही ज़्यादा लेंदी, तो ठीक ठाक सा पेपर था। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, और आपको कैसा लगा पेपर कमेंट करके जरूर बताना। आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डाल दिए वहाँ पर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम जीएस पेपर सेकंड को एनालाइज करेंगे, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका सोशल जस्टिस आईआर वाले टॉपिक हैं, वो आपका जीएस पेपर शाम को होगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे।